25,000। रजिस्ट्रेशन से देखें, ये तीनों वर्ड जो है इंग्लिश के वर्ड हैं, तीनों में की अपनी एक मीनिंग है और उस मीनिंग से अच्छी तरह समझ में आ जाता है कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि आप ये समझें कि कहीं पे अपने आप को रजिस्टर करना। अच्छा, अब रजिस्टर करने का एक प्रोसेस होता है। आप बचपन से अभी मतलब मैट्रिक तो ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स मैट्रिक तक पहुंच चुके हैं, तो अब मैट्रिक से बाद क्या होता है कि बचपन में तो चले पेरेंट्स फिल कर देते हैं, जब आप एडमिशन लेते हैं स्कूल में उसके बाद अपने फॉर्म्स फिल कर रहे होते हैं, यानी कहीं भी आपने आपको रजिस्टर करना होता है तो आपके पास एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म फिल करते हैं और फॉर्म फिल करके सबमिट करवाते हैं। यानी कि आपने मैट्रिक एग्जाम के रजिस्ट्रेशन करनी है तो उसका एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म में अपने पर्टिकुलर्स ऐड करते हैं, नाम, क्लास, रोल नंबर, एक्स्ट्रा जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो फॉर्म फिल करके आप सबमिट करवा देते हैं पर्टिकुलर अथॉरिटीज़ को। अगर ये मैट्रिक है तो मैट्रिक बोर्ड को, इंटर है तो इंटर बोर्ड को, इसी तरह जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे भी फॉर्म फिल करते हैं। तो जहाँ पे भी यानी कि जिस प्रॉपर्टी के ऊपर आपको एक्सेस चाहिए होता है या जिस प्रॉपर्टी पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आप जाना चाहते हैं वहाँ पे आप क्या करते हैं कि अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं। ठीक है, रजिस्टर करवाने के लिए आप अपनी इंफॉर्मेशन उसको देते हैं। तो रजिस्ट्रेशन, अच्छा बिल्कुल ये इसी तरह का प्रोसेस है जैसे कि आपने जब गवर्नर हाउस का प्लान हुआ था तो अनाउंसमेंट के बाद क्या हुआ था कि आप लोगों को फॉर्म फिल करवाए गए थे आप लोगों से। ठीक है, तो जिन लोगों ने फॉर्म फिल किए थे वो इस प्रोग्राम पे रजिस्टर्ड हो गए। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या हुआ, जब प्रोग्राम के लिए रजिस्टर्ड होगा इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो डाटा था वो हमारे पास या गवर्नर हाउस के पास या एडमिनिस्ट्रेशन के पास वो डाटा आपका आ गया। अब आप रजिस्टर्ड तो हो गए इस प्रोग्राम के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, दूसरा प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोगों को जो है एग्जाम हुआ, टेस्ट हुआ आप लोगों का, XY जो प्रोसेस हुआ, आप सिलेक्ट हो गए, सिलेक्ट होके आपको क्लासेस के लिए इनविटेशन मिल गई। अब मुझे बताएं कि जब आप क्लास में आते हैं, ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जब आपने पहली क्लास अपनी अटेंड की Q1 के अंदर तो आप गवर्नर हाउस, अच्छा ये बताएं गवर्नर हाउस पब्लिक प्रॉपर्टी है प्राइवेट प्रॉपर्टी है? प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या होती है? प्राइवेट प्रॉपर्टी वो होती है जहां पे किसी को एक्सेस नहीं होता। किन को एक्सेस होता है प्राइवेट प्रॉपर्टी पे? ऑथराइज, यानी कि जो जिनको अलाउ किया जाता है या ऑथराइज किया जाता है। भाई आपने देखा होगा ना, आप किसी भी जगह जाते हैं, जैसे सब चीज़ें एक्सेस में होती हैं, कुछ कमरे होते हैं वहाँ पे लिखा हुआ होता है ऊपर रूम के ऊपर, ओनली ऑथराइज पर्सन्स आर अलाउड। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि ये जगह जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है और यहाँ पे सिर्फ वो आ सकता है जिसको अलाउ किया गया हो। तो इसी तरह से भी गवर्नर हाउस जो है वो एक ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे हर आदमी आ सके। ठीक है, तो यहाँ पे कौन आ सकते हैं? यहाँ पे सिर्फ वो लोग आ सकते हैं कि जिनको अलाउ किया जाता है। तो जब आप अपने फर्स्ट क्लास लेने आए थे तो आप कैसे एंटर हुए थे गवर्नर हाउस के अंदर? कार्ड दिखा के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिन स्टूडेंट्स को या जिन लोगों को अलाउ किया गया कि वो गवर्नर हाउस आ सकें, उनको क्या किया गया? एक कार्ड दिया गया। ठीक है, वो कार्ड क्या था? वो था उनकी आइडेंटिटी। वो कार्ड था उन स्टूडेंट्स की या उन पर्सन्स की, जैसे कि आप स्टूडेंट्स हैं, आपके पास एक कार्ड है, हम फैकल्टी हैं, हमारे पास एक कार्ड है। ठीक है, तो जो भी गवर्नर हाउस के अंदर आ रहा है उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है। अच्छा, आइडेंटिटी क्यों रिक्वायर्ड होती है? एक तो ये हो गया कि वो कार्ड से आपको एक्सेस मिल गया, अब वो कार्ड आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्यों रिक्वायर्ड है? आइडेंटिटी रिक्वायर्ड होती है किसी भी पर्सन को या किसी भी वैल्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए।
अगर आइडेंटिटी नहीं होगी तो आप रिकॉग्नाइज किससे करेंगे? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आइडेंटिटी, आपकी आइडेंटिटी क्या है? आपकी आइडेंटिटी आपका अपना नाम है, ठीक है, लेकिन वो यूनिक नहीं है। आइडेंटिटी जो होती है वो यूनिक होती है, ठीक है। आपकी नाम तो आपकी आइडेंटिटी है, लेकिन वो यूनिक नहीं है, क्योंकि मैं आपको जब कॉल करूंगा तो मैं नाम से कॉल करूंगा, लेकिन वो यूनिक नहीं है, वो किसी और का नाम भी हो सकता है। लेकिन आइडेंटिटी जो होती है वो हमेशा यूनिक होती है। तो ऑथेंटिकेशन जब हो जाती है, तो ऑथेंटिकेशन रजिस्ट्रेशन जब हो जाती है, तो रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होती है? एक आइडेंटिटी जनरेट होती है। वो आइडेंटिटी उन यूजर्स को अलाउ की जाती है जिनको हमें एक्सेस देना होता है। अब मुझे बताएं कि आप लोगों की आइडेंटिटी क्या है गवर्नर हाउस में एंटर होने के लिए? रोल नंबर, ठीक है। तो रोल नंबर आप लोगों की आइडेंटिटी है, और हर स्टूडेंट का रोल नंबर डिफरेंट होगा। किसी भी दो स्टूडेंट का रोल नंबर सेम नहीं हो सकता, ठीक है। अगर सेम हो गया तो फिर वो आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी जो होती है उसकी पहचान ये होती है कि वो हमेशा यूनिक होगी, डुप्लीकेट नहीं हो सकती आइडेंटिटी। अगर डुप्लीकेट हो गई तो फिर मसला हो जाएगा ना। मसला ये होगा हम पहचानेंगे कैसे कि ये कौन सा यूज़र है। वही अगर दो स्टूडेंट हैं जिनकी ईमेल एड्रेस सेम है और वो दोनों पर्सन अलग हैं, तो मैं उनको रिकॉग्नाइज कैसे करूंगा कि ये कौन सा ये ईमेल कौन सा स्टूडेंट यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो आइडेंटिटी हमेशा जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो अब आप लोगों को क्या हुआ? कार्ड मिला, और वो कार्ड बन गया आपकी आइडेंटिटी। उस कार्ड पे आपका डाटा है, नाम है, आपकी तस्वीर है, आपका एड्रेस, कोई समथिंग क्लास का नाम होगा, स्लॉट्स हो गए, जो भी चीज़ें हैं। लेकिन उसके ऊपर एक चीज़ और है, वो है आपका रोल नंबर, यानी कि आपकी आइडेंटिटी। अच्छा, उस आइडेंटिटी से हम ये पहचान सकते हैं कि ये कौन सा स्टूडेंट है जो गवर्नर हाउस के अंदर आ रहा है। अगर कोई इशू हो जाता है, मतलब आप लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि ऑथेंटिकेशन में क्या होता है कि हमने पर्सन्स को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि भाई ये था, मतलब किसी ने क्लास सपोज करें कि वो एक कंप्यूटर ख़राब कर दिया, तो हमें पता है कि इस कंप्यूटर पे जो है ये रोल नंबर बैठा हुआ था, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि आइडेंटिफाई करने का मतलब ये है कि वो यूनिक है वो रोल नंबर ना, तो इसलिए हम आइडेंटिटी असाइन करते हैं यूजर्स को, ताकि हमें ये पता हो कि इस आइडेंटिटी का जो यूजर है वो क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो अगर आइडेंटिटी नहीं होगी तो हम ये नहीं पता सकते कि स्टूडेंट जो है वो क्या क्या कर रहा है, या जो हमारा कस्टमर है या जो भी पर्सन है वो क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है। ये बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे आप जब ऑर्डर जनरेट कर रहे हैं हैकाथॉन में, कितने लोगों ने ऑर्डर जनरेट कर लिया अभी हैकाथॉन के अंदर? बस 2 लोगों ने। कहाँ तक पहुंच गया हैकाथॉन में? अभी आप लोगों ने मतलब डाटा कार्ड बना लिया, कार्ड बन गई है 60%, ठीक है। 50% भी बन गई है। कितने लोगों तो हाथ तो उठाए भरा से, ठीक है। अब कार्ड के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो होगा चेकआउट, तो उसके ऊपर ऑर्डर जनरेट करना होगा। अब आप जब ऑर्डर जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, आपने ऑर्डर जनरेट कर दिया, लेकिन किसके लिए जनरेट किया है ये कैसे पता चलेगा? आइडेंटिटी यानी आपका जो कस्टमर है उस कस्टमर को आप रजिस्टर करेंगे, उसकी एक आईडी जनरेट करेंगे और वो आईडी उस ऑर्डर के साथ अटैच कर देंगे। तो इससे ये पता चल जाएगा कि ये ऑर्डर किस कस्टमर का है, ठीक है ना। तो ट्रैक करने के लिए हमें आइडेंटिटी चाहिए होती है, एक्टिविटीज़ को ट्रैक करने के लिए हमें आइडेंटिटी चाहिए होती है। तो ये हमें यहाँ से मिलती है रजिस्ट्रेशन से, और ऑथेंटिकेशन करते वक्त हमें वो आइडेंटिटी रिक्वायर्ड होती है कि हाँ भाई ये स्टूडेंट जो है वो अलाउ है, ठीक है। अच्छा, आप गवर्नर हाउस के अंदर आ गए। अब गवर्नर हाउस में आने के बाद फिर क्या प्रोसेस होता है? उसके बाद आपका जब आप इंटर होते हैं क्लास में, तो आप कार्ड दिखाते हैं अपना एडमिन को, एडमिन स्कैन करता है, और स्कैन करके क्या करता है? अटेंडेंस। क्या चेक करते हैं वो स्कैन करके? 2 प्रोसेस होते हैं स्कैन करके। एक तो आपकी अटेंडेंस मार्क होती है, और दूसरी क्या चीज चेक होती है? वैलिडिटी या आइडेंटिटी। ये चेक होता है कि ये जो कार्ड आप लेकर आए हैं ये सही भी है या नहीं है। वही हो सकता है किसी ने जाली कार्ड बना लिया हो, ठीक है। तो वो किस तरह से चेक होता है? वो इस तरह से चेक होता है कि आपका डाटा रिसीव किया जाता है,
और जो डाटा सिस्टम में मौजूद है, यानी कि रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो डाटा आपने दिया था और जो आपको डाटा असाइन हुआ था, आईडी असाइन हुई थी, वो सिस्टम में सेव है, तो वो उस कार्ड से लेके उस सिस्टम में चेक की जाती है। अगर लगता है कि हाँ ये डाटा मैच हो रहा है तो अलाउ किया जाता है क्लास में, वरना कह दिया जाता है कि भाई आप जो है वो अलाउ नहीं है क्लास के अंदर। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के बाद ऑथेंटिकेशन होती है। ऑथेंटिकेशन आपकी क्या होती है, वो ये होती है कि आपको चेक किया जाता है कि जो डाटा आप दे रहे हैं वो डाटा ठीक है या नहीं है। अगर वो डाटा ठीक है तो ऑथेंटिकेट कर दिया जाता है, डाटा ठीक नहीं होता तो रिफ्यूज कर दिया जाता है। ठीक है, अब हो गई आपकी ऑथेंटिकेशन हो गई। अब ऑथेंटिकेशन के बाद तीसरा स्टेप क्या होता है, आपको अगर आप वैलिड हो गए कि हाँ ये यूज़र वैलिड है, ये स्टूडेंट वैलिड है, तो तीसरा स्टेप क्या होता है, आपको क्लास में आने दिया जाता है। ठीक है, ये हो गई ऑथराइज कि भाई ये स्टूडेंट था जो ऑथेंटिकेट हो गया और ये ऑथराइज हो गया कि ये क्लास के अंदर आ सकता है। ठीक है, यानी कि आइडेंटिफाई ये कर लिया आइडेंटिफाई कि ये स्टूडेंट, ये यूज़र जो है वो लेजिट है, ओरिजिनल है, फेक नहीं है, तो इसको और ये अलाउड है कि ये आ सके, तो उसको ऑथराइज कर दिया जाता है और क्लास में आ जाए। अच्छा, अब आप क्लास में आ गए, अब ये बताएं कि आपकी जो ऑथेंटिकेशन होने के बाद अब आपको क्या क्या चीज़ें आपके एक्सेस में है, आप क्या कर सकते हो। भाई ये गवर्नर हाउस है ना, बहुत बड़ा है गवर्नर हाउस। ठीक है, तो क्या आप पूरे गवर्नर हाउस में घूम सकते हैं? नहीं, आप सिर्फ मार्केट तक आ सकते हैं, इससे आगे आपको अलाउड नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ ऑथेंटिकेशन होना काफ़ी नहीं होती। ऑथेंटिकेशन से तो ये पता चल गया कि हाँ ये यूज़र लेजिट है, एक्चुअल है। उसके बाद होती है ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन में ये होता है कि ये जो यूज़र है इसको एक्सेस कहाँ कहाँ का देना है, किन किन चीज़ों का इसको एक्सेस होना चाहिए, ये होती है ऑथराइजेशन। आपकी ऑथराइजेशन है कि आप जो है वो मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं, आप गवर्नर हाउस की बाकी एरियाज को एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ पे गवर्नर हॉल है, एडमिन ऑफिस हैं, गवर्नर साहब का अपना रूम है, ऑफिस है अपना, तो आप वहाँ तक नहीं जा सकते। ठीक है, अब एक कार्ड आपके पास है, एक कार्ड हमारे पास है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों जो पर्सन्स हैं, हमें दोनों को ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है गवर्नर हाउस में आने के लिए। अच्छा, ऑथेंटिकेशन के बाद ऑथराइजेशन आप लोगों के लिए अलग है और हमारे लिए अलग है। ठीक है, ऑथराइजेशन में क्या है कि आपके पास मार्केट का एक्सेस है, हमारे पास जो है हो सकता है दरबार हाउस का भी एक्सेस हो, दरबार हॉल का भी एक्सेस हो, हमारे पास एडमिन ऑफिस का भी एक्सेस हो। ठीक है, तो राइट्स अलग 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 है। ठीक है, आपके राइट्स अलग हैं, मेरे राइट्स अलग हैं, आपका एक्सेस लेवल अलग है, हमारा फैकल्टी का एक्सेस लेवल अलग है। ठीक है, लेकिन हमें गवर्नर हाउस के रूम का एक्सेस नहीं है। ठीक है, इसका मतलब हमारे भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। अच्छा, जो एडमिन के लोग हैं हो सकता है कि उनके पास जो एक्सेस हो गवर्नर साहब के ऑफिस का एक्सेस भी हो, तो उनके एक्सेस लेवल अलग है, लेकिन उनको भी ऑथेंटिकेशन चाहिए गवर्नर हाउस में आने के लिए, उनके पास भी एक कार्ड होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑथराइजेशन में आप यूज़र्स को ये अलाउ करते हैं कि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ एक्सेस कर सकता है किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर इंटर होने के लिए पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन, अपने आप को आप रजिस्टर कराएं, अपना डाटा आप वहाँ पे दें। फिर दूसरा प्रोसेस होता है आपकी ऑथेंटिकेशन होना, और तीसरा प्रोसेस होता है आपको ऑथराइज करना। ठीक है भाई, जैसे आप कैंट एरियाज में जाते हैं तो कितने लोगों का इत्तेफाक हुआ है कैंट एरिया में जाने का। ठीक है, तो वहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या होता है, गेट पे ही आपको रोक लिया जाता है, आपसे क्या कहा जाता है कि अपने आप को आईडी कार्ड यानी कि ऑथेंटिकेट करें कि आप पाकिस्तानी हैं। ठीक है, और लेजिट पाकिस्तानी है, ऐसा तो नहीं कि फेक आईडी कार्ड बनाया हुआ हो या आपके पास आईडी कार्ड ही ना हो। तो उस आईडी कार्ड को देखा जाता है और वहाँ पे आपकी एंट्री करके फिर आपको ऑथराइज किया जाता है कि ठीक है आप अंदर जा सकते हैं। अच्छा, उसके अंदर भी पूछा जाता है आप कहाँ जाएंगे, किसके घर जाएंगे, मतलब पूरी एक वेरिफिकेशन होती है। तो देखिए हर जो पब्लिक
प्रॉपर्टी होगी ना, वहाँ पे तो कोई मसला नहीं है, आप चले जाएं। लेकिन जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज होती है वहाँ पे ये प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, रजिस्ट्रेशन, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। अच्छा, अब इस चीज़ को हम अपनी वेबसाइट पे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है? सॉरी, एक्सटेंशंस। एडमिन अगर एक्सटेंशन ऑन हो जाए तो इलेक्ट्रिशियन जाए तो एडमिशन ऑन करवा दिएगा, ठीक है? अच्छा, ये बताएं कि आपकी जो वेबसाइट है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है या प्राइवेट प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी प्राइवेट है लेकिन उसका डोमेन पब्लिक है, ठीक है? दोनों में फर्क है ना भाई। आपकी वेबसाइट है, आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन उसका डोमेन क्या है? डोमेन पब्लिक है कि उसको हर कोई एक्सेस कर सकता है, ठीक है? अच्छा, हमने जब लेआउट्स पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हमने देखा था, हमने दो तरह के पेजेस बनाए थे। अगर आप लोगों को याद हो, हमने ग्रुप्स बनाए थे, उनमें एक ग्रुप था प्राइवेट और एक ग्रुप था पब्लिक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी पब्लिक वेबसाइट है उस वेबसाइट के अंदर भी कुछ राउट्स प्राइवेट होते हैं और कुछ राउट्स पब्लिक होते हैं। पब्लिक राउट्स कौन से होते हैं? जो कि सबके लिए अवेलेबल होते हैं। प्राइवेट राउट्स कौन से होते हैं? जो कि उन यूजर्स के लिए अवेलेबल होते हैं जिनको आप ऑथराइज करते हैं। ऑथराइज से पहले उनको ऑथेंटिकेट करते हैं, ऑथेंटिकेट से पहले उन यूजर को अपने पास रजिस्टर्ड करते हैं, उनका डाटा लेते हैं, ठीक है ना? ये सारे प्रोसेस उसके अंदर होते हैं। अच्छा, कौन कौन से राउट्स आपके पास जो हैं वो प्राइवेट हो सकते हैं आपकी वेबसाइट के अंदर? लॉगिन। अच्छा, अब लॉगिन भी दो तरह के होते हैं ना। एक लॉगिन तो होता है जैसे आपका वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे कस्टमर ने ऑर्डर जनरेट किया तो आपने क्या किया, उसको एक लॉगिन एरिया दे देगा, भाई तुम यहाँ पे लॉगिन करो और लॉगिन करके अपने ऑर्डर्स देख सकते हो कि तुमने कौन कौन से ऑर्डर किए थे, उन ऑर्डर का स्टेटस क्या है, उनकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है ना? ये तो लॉगिन हो गया उन यूजर्स के लिए जो आपकी वेबसाइट इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि वो भी प्राइवेट पेज ही है, वो उस यूजर के लिए प्राइवेट है, उस यूजर के लिए प्राइवेट राउट है उसके लिए। और एक एरिया और कौन सा हो सकता है? प्राइवेट एडमिन। जी सॉरी, एडमिन एरिया। जो हैकाथॉन अभी आपको मिला है, उस हैकाथॉन के अंदर भी रिक्वायरमेंट है कि आपने एडमिन सेक्शन बनाना है। एडमिन सेक्शन जो होता है वो भी आपका प्राइवेट एक्सेस एरिया होता है, वो हर यूजर को अलाउ नहीं होता, वो उन यूजर्स को अलाउ होता है जो कि आपके ऑफिस के अंदर यूज कर रहे हैं, ठीक है ना? भाई आपकी वेबसाइट, जैसे सपोज करें कि आपने एक दराज जैसी एक वेबसाइट बनाई हुई है, आपका एक बिजनेस है, आपका एक ऑफिस है, ठीक है? अब आपने एडमिन सेक्शन बनाया हुआ है, उस एडमिन सेक्शन से आप क्या कर रहे हो, ये देख रहे हो कि आपके पास आज कितने ऑर्डर आए, आज कितने कस्टमर रजिस्टर हुए, आपकी सेल कितनी हुई, और आप उसमें इन्वेंट्री अपडेट कर सकते हो। नई इन्वेंट्री आई है तो वो इन्वेंट्री उसके अंदर ऐड कर दो। ये सारे होंगे एडमिन सेक्शन से, वो होगा एक प्राइवेट राउट। तो उस प्राइवेट राउट के अंदर भी ऐड करने एक्सेस करने के लिए आपको क्या चाहिए? ऑथेंटिकेशन, ठीक है ना? अच्छा, ऑथेंटिकेशन वो किन यूजर्स के लिए होगी? जिनको आप अलाउ करेंगे, क्योंकि वो यूजर आपके ऑफिस के यूजर हैं जो कि उसको यूज करें। यानी कि आपके पास 5 एम्प्लॉयज थे, आपने एक को कहा कि भाई तुम जो है इन्वेंट्री ऐड कर सकते हो, तुम जो है फाइनेंस की रिपोर्ट्स देख सकते हो कि कितनी सेल हुई है, तुम जो है इसके अंदर फर्दर यूज़र बना सकते हो। यानी कि हर यूज़र को अलग अलग राइट असाइन कर दिए, 4 यूज़र थे। अब वो सारे यूज़र लॉगिन तो एक ही जगह से होंगे, लेकिन लॉगिन होने के बाद जब लॉगिन होंगे तो वो ऑथेंटिकेट होंगे। सबसे पहले तो उनको आप रजिस्टर करेंगे और उनको एक फॉर्म देंगे और फॉर्म देख के उनसे डाटा उनका ले लेंगे, वो डाटा अपने सिस्टम के अंदर फीड करेंगे, ठीक है? जब सिस्टम में फीड कर देंगे तो एक आईडी जनरेट हो जाएगी, ठीक है? अच्छा, आप ये बताइए कि जो आपको रोल नंबर असाइन हुए हैं, क्या ये रोल नंबर आपने उन फॉर्म पे लिखे थे जो आपने रजिस्टर करते वक्त जमा करवाए थे? नहीं लिखे थे ना, आपने सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन दी थी। ये रोल नंबर सिस्टम ने या उस बिजनेस ऑनर ने आपको जनरेट करके दिया जिसका वो सिस्टम है, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि जो आइडेंटिटी आपकी होती है वो सिस्टम जनरेट करता है,
किसी भी चीज़ को एक्सेस करने के लिए आप खुद जनरेट नहीं करते आईडी, ठीक है। तो अगर आप जनरेट करेंगे तो फिर वो आइडेंटिटी नहीं रहेगी ना, क्योंकि उसमें क्या होगा कि दो स्टूडेंट हो सकते हैं, एक जैसे नंबर जनरेट कर लें अपना, तो सिस्टम जो नंबर जनरेट करता है वो यूनिक होता है, तो आइडेंटिटी सिस्टम जनरेट करता है, जिस तरह से रोल नंबर आपके जनरेट हुए, ठीक है। तो अब आपका जो एडमिन सेक्शन होगा वो आपके ऑफिस के लोग यूज़ कर रहे होंगे, तो उसमें अगर 5 लोग हैं तो आपने सबको अलग अलग राइट्स दे दिए, यानी कि ऑथराइजेशन लेवल सबका अलग अलग कर दिया। वो अपने आप को ऑथेंटिकेट करेगा, जैसे ही ऑथेंटिकेट करेगा पता चल जाएगा कि इस यूज़र, क्योंकि उसकी एक आईडी होगी, उस आईडी के अगेंस्ट में उसके राइट्स सेफ हुए होंगे, तो जैसे ही वो लॉगिन करेगा उस आइडेंटिटी से हमें पता चल जाएगा कि ये यूज़र कौन कौन से पेजेस को एक्सेस कर सकता है, उसको ऑथराइज कर देंगे, वो लॉगिन करेगा और वो पेज एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो एक ऑथराइजेशन का लेवल ये है जो कि एडमिन सेक्शन का है, और एक वो है जो आप कस्टमर्स आपको ऐड कर रहे हैं। अच्छा, अब जब कस्टमर वाला सेक्शन है जो कि फ्रंट साइड के ऊपर आती है, वहाँ पे कस्टमर लॉगिन होता है, तो लॉगिन होकर वो सिर्फ अपने ही ऑर्डर्स देख सकता है। ये किस तरह से पॉसिबल होता है कि उसको सिर्फ उसके ही ऑर्डर नजर आ रहे होते हैं जी? नहीं, टोकन तो रैंडमली जनरेट होता है ना, टोकन तो जिस पर लॉगिन हो रहा है उस पर जनरेट हो रहा है, वो तो ये तो नहीं है, क्योंकि टोकन तो उसको सिर्फ लॉगिन होने के बाद हो रहा है, उस लॉगिन होने के बाद वो टोकन उसको ऑथराइज कर रहा है कि आप क्या क्या चीज़ें एक्सेस कर सकते हो, लेकिन वो जो डाटा वो रिट्रीव करके अपने पास देख रहा है, वो डाटा डेटाबेस में कहीं सेव हुआ है और उस डेटाबेस के साथ उस यूज़र की जो आइडेंटिटी वो अटैच हुई हुई है। जैसे ही वो लॉगिन होता है, लॉगिन होते ही हम देख लेते हैं कि इस यूज़र जो लॉगिन हुआ है, इस यूज़र की हमारे पास आइडेंटिटी कौन सी सेव है और उस आइडेंटिटी के अगेंस्ट में कौन कौन से ऑर्डर्स हैं, तो वो ऑर्डर लाके हम उसको डिस्प्ले करवा देते हैं, ठीक है। ये अगर ये आइडेंटिटी नहीं होती तो हम किस तरह से ट्रैक करते हैं कि ये यूज़र के कौन कौन से ऑर्डर्स हैं, तो कोई लॉगिन कोई और होता, ऑर्डर किसी और के नज़र आ रहे होते हैं उसको, ठीक है। तो ये सारी जो है वो थोड़ी सी एक थ्योरी थी इसकी। तो 3 स्टेप्स हमारे पास होते हैं जो आज हम करने जा रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहला रजिस्ट्रेशन। अच्छा, रजिस्ट्रेशन को हम एक वर्ड और कहते हैं अपनी वेब की लैंग्वेज के अंदर, क्या कहते हैं? हमारा जो वेब की लैंग्वेज है उसमें जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, इसको हम एक पर्टिकुलर नाम देते हैं जो कि बड़ा फेमस है, साइन अप, ठीक है ना, साइन अप करना। तो साइन अप करते हुए रजिस्ट्रेशन ही हो रही होती है, यूजर पर डाटा ही प्रोवाइड कर रहा होता है ना, साइन अप हो गया। अच्छा, ऑथेंटिकेशन जो होती है, इसके लिए जो नाम होता है वेब की लैंग्वेज के अंदर वो क्या होता है? साइन इन ना, या लॉगिन, ठीक है। जिसको तो लॉगिन करता है, तो लॉगिन करते हुए वो क्या करता है, लॉगिन करते वक्त अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड देता है। उस यूजर आईडी पासवर्ड को अपने पास चेक करते हुए जो इन्फॉर्मेशन से दी है वो ठीक है या नहीं। अगर ठीक होती है तो आप कहते हो हाँ ये यूजर ऑथेंटिकेट हो गया है, इसने सही डाटा दिया है, और नहीं होता तो आप मैसेज दिखा देते हो कि इनवैलिड ईमेल एड्रेस या इनवैलिड पासवर्ड। ये तो एक जनरल सी प्रैक्टिस है ना, आप लोगों ने सबने देखी होगी कि आप लॉगिन करते हो तो यही 2 एरर आते हैं, या तो आपको एक्सेस मिल जाता है या आपको ये कह दिया जाता है कि पासवर्ड एक्सपायर हो गया, ईमेल गलत है, पासवर्ड गलत है। तो जो लॉगिन वाला प्रोसेस होता है वो होती है आपकी ऑथेंटिकेशन। फिर लॉगिन होने के बाद आपको राइट्स मिल जाते हैं उस एरिया के जिसको आपने एक्सेस करना है, यानी कि आप ऑथराइज हो जाते हो, ठीक है ना। तो ये वेब की लैंग्वेज के अंदर ये वाले 3 प्रोसेस होते हैं, साइन अप, साइन इन या लॉगिन, और उसके बाद एक्सेस। तो हम चलते हैं कोड की तरफ, देखते हैं। प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट कर लिया है और अच्छा, हम करने क्या वाले हैं? हम करने वाले ये हैं कि हम बनाएंगे एक साइन अप का फॉर्म जिससे हम यूज़र को रजिस्टर करेंगे, लेकिन अभी क्योंकि हमने डेटाबेसेस नहीं पढ़ी है तो हम डेटाबेस में नहीं जाएंगे, बल्कि हम एरे में डाटा सेव करेंगे, जिस तरह हमने लास्ट क्लास में टू डू वाला काम किया था। और दूसरी चीज़ हम करेंगे, एक लॉगिन का पेज बनाएंगे
और उस लॉगिन के पेज से हम यूज़र को ऑथेंटिकेट करेंगे कि डाटा जो आ रहा है वो सही आ रहा है, और ऑथेंटिकेशन करने के बाद हम उसको ऑथराइज कर देंगे। हम अपने पास मल्टीपल पेजेस बनाएंगे और कुछ पेजेस पे उसको एक्सेस दे देंगे और कुछ पेजेस पे एक्सेस नहीं देंगे उसको, ताकि हमारी ऑथराइजेशन का प्रोसेस भी कंप्लीट हो। ठीक है, तो इसके लिए हम करने ये वाले हैं कि हम जो चीज़ें सीखने वाले हैं, एक तो हम के फॉर्म से डाटा हम किस तरह सबमिट करते हैं, अच्छा, और वो डाटा हम सेंड करेंगे एपीआईज को, जिस तरह हमने लास्ट में एपीआईज बनाई थी, और उन एपीआई से हमारे पास रिस्पांस आएगा। वो रिस्पांस लेके हम जो भी प्रोसेस करना होगा अपना उसको हम करेंगे। हम JWT के टोकन जनरेट करेंगे और उन टोकन्स को हम एक्सेस करेंगे ऑथराइजेशन के लिए। अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें हम और पढ़ने वाले हैं, एक हम सर्वर एक्शंस और दूसरी चीज़ हम डाटा सैनिटाइजेशन। ठीक है, तो डाटा सैनिटाइजेशन भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपका वेब डेवलपमेंट के अंदर। तो अभी हम इसके अंदर देखेंगे डाटा सैनिटाइजेशन की दो टेक्निक्स होती हैं, एक कस्टम और एक किसी लाइब्रेरी के थ्रू। तो हम जो है इसके अंदर ज़ॉट की लाइब्रेरी यूज़ करेंगे डाटा सैनिटाइज करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एपीआईज वाला काम कर लेते हैं। हम एक फोल्डर बनाते हैं एपीआई का, और इसके अंदर जो है हम बनाते हैं साइन अप का एक राउट बनाते हैं, एक राउट हम बनाते हैं साइन इन का। अच्छा, इससे पहले भी हम क्या करते हैं, हम ऐप के अंदर हम आते हैं और मैं बनाता हूँ पेजेस का एक राउट ग्रुप। ठीक है, ये पता है ना सबको क्या होता है, ये जो मैंने पैरेंथेसिस लगा दिए हैं इसके साथ है। ठीक है, राउट ग्रुप्स मैंने पढ़े थे। ठीक है, पेजेस, और इन पेजेस के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं बना देता हूँ इसमें स्क्रीन पूरी नहीं दिख रही सर, स्क्रीन पूरी नहीं दिख रही। ओके, ठीक है, इन पेजेस के अंदर मैं आता हूँ और इसके अंदर आके मैं एक राउट ग्रुप और बनाता हूँ। इसको मैं कह देता हूँ पब्लिक, और एक को मैं कह देता हूँ प्राइवेट या प्रोटेक्टेड कर देता हूँ। ठीक है, और एक को हम कह देते हैं ऑथराइजेशन या ऑथ कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, इन ऑथ के अंदर आके हम बनाते हैं राउट्स। हम बनाते हैं इसके अंदर पहला साइन अप का एक राउट बनाते हैं, और एक राउट हम बनाते हैं इसके अंदर साइन इन का। ठीक है, क्या काम करें, कुछ भी नहीं किया, मैं सिर्फ अपना एक राउट स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, अपना डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। ठीक है, मैंने ऐप के अंदर पेजेस का एक राउट ग्रुप बनाया, ये हमारे राउट में इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि मैंने इसके आगे ब्रैकेट में इसको लिखा हुआ है। फिर इसके बाद मैंने जो है एक ऑथ का ग्रुप बनाया, एक प्रोटेक्टेड पेजेस का, एक पब्लिक पेजेस का। ये तीनों हमारे राउट में इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि हमने इनको ग्रुप में बनाया सिर्फ अपना डाटा स्ट्रक्चर करने के लिए, अपना डायरेक्टरी को हमने स्ट्रक्चर करने के लिए। अच्छा, ऑथ के अंदर आके मैंने साइन इन और साइन अप के दो राउट्स बना लिए। इसमें मैं दे देता हूँ न्यू फाइल page.tsx, और इसको हम नाम दे देते हैं बना लेते हैं साइन इन, और यहाँ पे कर देते हैं साइन इन, और इसी तरह से दूसरे वाले में जाके इसको हम कर देते हैं page.tsx, और इसको हम कर देते हैं
ठीक है, अब इनकी HTML बनानी है। ठीक है, तो मैंने किया हुआ ये है कि ये फॉर्म्स मैंने बना के रखे हैं ताकि हमारा थोड़ा टाइम बच जाए। मतलब फॉर्म बनाना तो आपको आती है ना, मतलब HTML बनानी तो आपको आती ही है ना, सिर्फ HTML बना के रखी है। तो मैं वो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसके अंदर। ठीक है, ये कॉपी हो गया मेरे पास और डाटा इसके अंदर आ गया। ठीक है, जस्ट क्या किया हुआ है, एक साइन इन का फॉर्म है और एक साइन अप का। इसको चलो रन करके भी देख लेते हैं कि आउटपुट में क्या आ रहा है। npm run dev। साइन अप। अच्छा, रिटर्न स्टेटमेंट इज नॉट अलाउड। ओके, मैंने क्या किया है, गलती से मैंने यहाँ कर दिया है साइन अप। ओके, काम कर लेते हैं, वहाँ से कोड उठा लेते हैं। साइन इन का कोड उठा लेते हैं और एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड साइन अप पेज डॉट टीएसएस। क्या इशू आ रहा है साइन अप पेज डॉट टीएसएस पे? ओके, एक ज़्यादा लग गया और ऊपर ये फॉर्म एक्शन हटा देते हैं इसके अंदर से। इसी तरह से साइन अप पे भी यही इशू आ रहा है। ठीक है, ये बन गया मेरा साइन अप का पेज। और इसमें क्या क्या चीज़ें ले रहा हूँ मैं यूज़र से, उसका नेम, पासवर्ड और ईमेल। इसको यूज़र नेम के बजाय सिर्फ नेम कर देते हैं। साइन अप पे आके और इसको कर देता है नेम, लेबल नेम। ठीक है, ये एक फॉर्म है सिंपल सा साइन अप का, जिसपे यूज़र से उसका मैं नाम, पासवर्ड और ईमेल एड्रेस ले रहा हूँ। और एक मैंने लॉगिन का या साइन इन का पेज बनाया हुआ है और उसके ऊपर जो है मैं ईमेल और पासवर्ड ले रहा हूँ। ठीक है, ये जस्ट सिंपल फॉर्म है। इनको अभी हम डायनेमिक करेंगे, यानी कि इनके ऊपर फंक्शनलिटी अप्लाई करेंगे। सिर्फ HTML बना के मैंने रख ली थी ताकि हमारा टाइम बच जाए HTML बनाने का। ठीक है, एक चीज़ मैं इसके अंदर और ऐड कर लेता हूँ। मैंने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे कुछ और पेजेस बनाए हैं, वो भी कॉपी कर लेते हैं इसके अंदर। प्रोटेक्टेड में पेजेस हैं डैशबोर्ड। अच्छा, डैशबोर्ड का पेज देख लेते हैं। ये पूरा पेज है। ठीक है, ये ऐसे कॉपी कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड में डैशबोर्ड और टू डूज के ये दो मैंने राउट बनाए हैं, ये कॉपी कर लेता हूँ प्रोटेक्टेड में। और इसी तरह से तीसरा जो राउट बनाया हुआ हमने पब्लिक का, इसके अंदर अबाउट और कॉन्टैक्ट के ये दो पेजेस ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और
एक काम कर लेते हैं, नैप बार भी कॉपी कर लेते हैं इसके अंदर से, ताकि हम इनको यहाँ पर और एक फोल्डर बना लेते हैं कंपोनेंट्स का। एक मिनट दिखा रहा हूँ मैं डाटा कॉपी वाला, फिर दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, देखें क्या किया क्या है ऐप के अंदर। पेजेस का हमने एक राउट ग्रुप बनाया और उस ग्रुप के अंदर हमने ऑथ, प्रोटेक्टेड और पब्लिक के 3 बना लिए। ठीक है, ऑथ के अंदर मैंने साइन इन और साइन अप का पेज रख दिया, उस पर साइन इन और साइन अप के फॉर्म है। और प्रोटेक्टेड के अंदर मैंने एक डैशबोर्ड का राउट बनाया और एक बनाया टू डू का। अच्छा, इनके अंदर कुछ नहीं है, जस्ट सिंपल डैशबोर्ड लिखा हुआ है और टू डू के अंदर टू डूज लिखा हुआ है। ठीक है, और एक बनाया पब्लिक का, इसके अंदर एक अबाउट का राउट है जिसके अंदर सिर्फ अबाउट अस है, और एक कॉन्टैक्ट का राउट है उसके अंदर सिर्फ कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, और इन सब के और मैंने क्या किया, कंपोनेंट में एक मैंने नैप बार बना लिया। ठीक है, और इस नैप बार को मैं अटैच कर दूंगा अपने लेआउट के साथ, तो हमारे पास एक अच्छी सी नैप बार बन जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ऐप के अंदर आते हैं और अपने जाते हैं हम layout.tsx के अंदर, और यहाँ पर आके हम क्या करते हैं कि हमारा जो ये चिल्ड्रन है, इससे पहले हम अपना मेन्यू का कंपोनेंट कॉल कर लेते हैं होम। ठीक है, और इसका व्यू देख लेते हैं आपको कि किस तरीके का बन रहा है। ये कुछ इस तरह का व्यू बन रहा है इसका। ठीक है, इसमें होम, डैशबोर्ड, टू डू, साइन इन, साइन अप, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और लॉग आउट। अभी ये सारा स्टैटिक है, सिर्फ HTML है, कुछ नहीं है। इसको हम अभी डायनेमिक करेंगे, सारी चीज़ें भी इम्प्लीमेंट करेंगे इसके अंदर। ठीक है, डैशबोर्ड में आपके पास एक राउट है जिसके ऊपर जस्ट डैशबोर्ड लिखा हुआ आ रहा है। टू डूज के अंदर एक राउट है जिसके अंदर टू डू नजर आ रहा है। साइन इन पे साइन का फॉर्म है, साइन अप पे साइन अप का फॉर्म है, अबाउट पे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, और लॉग आउट पे जो है वो ये लॉग आउट कर जाएगा। ठीक है, और होम पे आ जाएगा। ठीक है, हमने स्टार्ट करना है साइन अप से। अब आपके पास है नेम, पासवर्ड और ईमेल। ठीक है, ये डाटा हमने फॉर्म के थ्रू यूजर से लेना है, डाटा रिसीव करना है, और रिसीव करने के बाद इस डाटा को हमने सेव करना है। ठीक है, एक्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर हम ये डाटा कहाँ सेव कर रहे होते हैं, डेटाबेस में। ठीक है, तो अभी हमने डेटाबेसेस नहीं पढ़ी है, तो अभी हम इसको एरे में सेव करेंगे और एरे से ही हम उसको ऑथेंटिकेट करवाएंगे। आप लोग जब डेटाबेस पढ़ लेंगे तो आपने सिर्फ जो भी ये कोड होगा, इस कोड के अंदर डेटाबेस वाली लॉजिक ऐड करनी होगी, बाकी सारा कोड एज इट इज रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि ये है आपका फ्रंट एंड। ठीक है, फ्रंट एंड से आप डाटा रिसीव कर रहे हैं और डाटा कहाँ भेज रहे हैं, बैक एंड। बैक एंड पे डाटा रिसीव करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए आप लोग क्या करेंगे जी, APIs। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 2 API होना चाहिए, एक साइन अप की और एक साइन इन की। साइन अप की जो API होगी वो डाटा रिसीव करके डेटाबेस में सेव करेगी, और जो साइन इन की API होगी वो डाटा रिसीव करके ऑथेंटिकेट करेगी डेटाबेस से और कुछ प्रोसेस करके रिटर्न कर देगी। वो क्या करेगी हम देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट एंड बन गया है। अभी सबसे पहले हम बैक एंड पे चलते हैं, अपनी APIs बनाते हैं और फिर हम वापस आएंगे अपने इस फ्रंट एंड के ऊपर। ठीक है, तो APIs के लिए हमने क्या किया था कि हमने ये राउट बनाया API का, और इसके अंदर साइन इन और साइन अप। साइन अप से स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर हम इसकी फाइल बनाते हैं। क्या बनाएंगे, page.tsx, route.tsx, क्योंकि API है और API जो होता है उसका फाइल उसके अंदर होती है route.tsx की। क्या नाम देंगे इसको, साइन अप, गेट और पोस्ट। ठीक है, देखें
लास्ट क्लास में राउट हैंडलर्स पढ़े थे जी। टीएस कर लें, टीएसएस कर लें, जीएस कर लें, कुछ भी कर लें, फाइल एक्सटेंशन है, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे राउट ग्रुप, और राउट ग्रुप में हम बनाते हैं एपीआई, और एपीआई बनाते वक्त हमने देखा था कि उसका हम कोई नाम नहीं रखते उन फंक्शंस का, उन फंक्शन के प्री डिफाइंड नेम होते हैं, हम सिर्फ वही यूज़ कर सकते हैं, और वो 4 होते हैं, गेट, पोस्ट, डिलीट, पुट, और पैच भी होता है लेकिन हम यूज़ नहीं कर रहे फिलहाल। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने कौन सा मेथड यूज़ करना है यहाँ पे एपीआई का, गेट, सॉरी गेट भी यूज़ करेंगे, हमने डाटा पोस्ट यूज़ करेंगे क्योंकि हमें डाटा रिसीव करना है, तो हम यहाँ पे पोस्ट का मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। ठीक है, और एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक बना लेते हैं यूजर्स इन्फो, ठीक है, और इसका एक एरे बना लेते हैं, और इसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम इसकी आईडी दे देते हैं और नेम दे देते हैं, इसका नाम, और इसको हम दे देते हैं ईमेल एड्रेस, और एक चीज इसके अंदर हम और ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, पासवर्ड, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कह रहा है डिक्लेयर्ड बट सेलेक्ट नेवर यूज्ड, ठीक है, ये हम देख लेते हैं अभी। अच्छा, ये मैंने क्या किया, एक डमी डाटा बनाया और एक यूजर इन्फो की एक एरे बनाई है, और उस एरे के अंदर यूजर का एक ऑब्जेक्ट रख दिया, उसके अंदर उसकी आईडी, नेम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड में 1 2 3 4 5 6 मैंने रखा हुआ है। डेटाबेस, ये आप समझिएगा हम मॉक कर रहे हैं डेटाबेस के टेबल को। डेटाबेस का जो टेबल होता है उसका स्ट्रक्चर भी यही होता है, आईडी, सबसे पहले आईडी होती है। अच्छा, यहाँ पे तो आईडी मैंने हार्ड कोड खुद लिया है ना, डेटाबेस के अंदर आप आईडी लेते नहीं, आईडी जनरेट होती है, वो होता है उसका यूनिक नंबर जिससे आप उस यूजर को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। दूसरा उसका नाम, ये आप डेटाबेस में लेंगे, ईमेल लेंगे और पासवर्ड की एक फील्ड लेंगे, लेकिन यहाँ पासवर्ड मैंने लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6। जब हम डेटाबेस में सेव कर रहे होते हैं तो हम इंक्रिप्शन यूज़ करते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं इंक्रिप्शंस की, उससे क्या होता है कि डाटा आपका जो सेव हो रहा था वो इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में सेव हो रहा होता है, मतलब ऐसा फॉर्मेट होता है कि जिसको आप देखते हैं तो आपको सिर्फ जम्बल्ड कैरेक्टर्स नजर आ रहे होते हैं, उसके पीछे जो एक्चुअल वर्ड होता है वो आपको नजर नहीं आ रहा होता, ठीक है। तो वो इसलिए होता है कि अगर आपका कोई डेटाबेस देख भी ले तो उसको पासवर्ड के अंदर सिर्फ एक कैरेक्टर्स नजर आए, एक्चुअल नजर ना आए, और उसको वो अगर ब्रेक करने जाए तो उसको टाइम लगे, क्योंकि वो आपका अपने एल्गोरिथम से हुए होंगे, तो वो एल्गोरिथम आपने डिज़ाइन किया हुआ है, बल्कि हम डिज़ाइन नहीं करते हैं, प्री डिफाइंड कुछ मेच्योर किस्म के एल्गोरिथम हैं, उन एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए एन्क्रिप्शन करते हैं, ठीक है। खैर वो अलग टॉपिक है, जब हम नेक्स्ट क्वार्टर डेटाबेसेस देखेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे। अभी हमने यहाँ पे इसको प्लेन कैरेक्टर्स में रख लिया है, ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ से पोस्ट करना है, पोस्ट करते हुए हमारे पास पता है कि आपको क्या होता है पैरामीटर, एक होता है रिक्वेस्ट का पैरामीटर और उसकी डाटा क्या होती है, नेक्स्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। अभी हम बैकएंड पे काम कर रहे हैं, ठीक है। डाटा जो हमारे पास, हमने एज्यूम कर लिया है कि डाटा हमारे पास आ रहा है, ठीक है, उस डाटा को हम हैंडल कर रहे हैं। अब फिर ये डाटा हम फ्रंट एंड से भेजेंगे, और भेजते वक्त हम उसको सैनिटाइज भी करेंगे कि जो डाटा हमारे पास आ रहा है वो यूज़र सही दे। सैनिटाइजेशन मतलब क्या होता है कि ईमेल के अंदर वो करेक्ट ईमेल दे, नाम के अंदर नाम दे, करेक्टर नंबर ना लिख दे, ये सब चीज़ें वेरीफाई करेंगे और उसको सैनिटाइज भी करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये रिक्वेस्ट आ गई। अब हमने करना क्या है, हमने करना ये है, ये रिटर्न यहाँ से हटा देते हैं। हमने करना यह है कि जो रिक्वेस्ट आ रही है, इस रिक्वेस्ट के अंदर क्या होगा, यूज़र की इन्फॉर्मेशन होगी, ये हमने निकालनी है। कैसे निकालते हैं, हम लिखते हैं कॉन्स्ट, मैंने लिखा डाटा इक्वल्स टू, इसको अवेट, ये सिंपल कर लेते हैं, अवेट रिक्वेस्ट, क्या करते हैं, क्या किया था लास्ट क्लास में, अभी लास्ट क्लास में पढ़ा है हमने, डाटा को क्या किस तरह से निकालते हैं डाटा रिक्वेस्ट में से,
बॉडी जी डॉट बॉडी हाँ जैसा ठीक है, डेटा आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे फर्दर, हम इसके अंदर क्या आ रहा है हमारे पास आ रहा है इसके अंदर वहां से ईमेल। सबसे पहले चलो नेम दे देते हैं, नेम ईमेल और पासवर्ड। और ये कहाँ से आ रहा है डाटा, या इसको हम कुछ भी नाम देते हैं, बॉडी कर लेते हैं, चले बॉडी के अंदर आ रहा है ये, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है, हमने सबसे पहले ये चेक करना है कि जो ये डाटा हमारे पास यूज़र भेज रहा है ये ऑलरेडी तो एग्जिस्ट नहीं करता है हमारे पास, ठीक है। तो ये किससे चेक करेंगे हम कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। नहीं, इफ एल्स से तो करेंगे, लेकिन किस पैरामीटर के ऊपर हम ये चेक करेंगे कि ये डाटा जो आ रहा है ये पहले से एग्जिस्ट नहीं करता है। देखें, जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया उसमें क्या आईडी, नेम, ईमेल और पासवर्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये चेक करोगे कि ये जो ईमेल है, ये ईमेल हर यूज़र की यूनिक होती है ना, मतलब सेम तो नहीं होती ईमेल एड्रेस। तो आप इस ईमेल एड्रेस को चेक कर लोगे पहले से एक्सेस करता है कि नहीं करता। अगर एक्सेस करता है तो आप उसको एरर रिटर्न कर दोगे कि भाई ये जो है मेरे पास ऑलरेडी एक्सेस करता है। और अगर नहीं करता तो आप कह दोगे कि इसको ऐड कर दो, ठीक है। तो हम जल्दी से करते हैं हम करते हैं कॉन्स्ट इस एग्जिस्टिंग यूज़र कर देते हैं इसको एग्जिस्टिंग यूज़र। और इसके लिए फंक्शन क्या करेंगे हम, यूज़र इन्फो की जो हमने एरे बनाई हुई है, इस एरे के अंदर चेक करेंगे कौन सा फंक्शन यूज़ kरेंगे, फाइंड का, ठीक है। फाइंड के अंदर हम क्या चेक करेंगे, हम ये चेक करेंगे यूज़र डॉट ईमेल इक्वल्स टू ईमेल, ठीक है। हमने चेक कर लिया कि ये यूज़र के एरे में जाओ और यहाँ पे जाकर सर्च कर लो कि ये ईमेल जो आ रही है वो पहले से एक्सेस करती है। अगर हमने कहा यहाँ पे इफ एग्जिस्टिंग यूज़र, यानी कि ये यूज़र एग्जिस्ट करता है, तो क्या करो, नहीं, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि उसको हमने मैसेज रिटर्न करना है कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। और इसके अंदर हम उसको जेसन रिटर्न करते हैं, एक फ्लैग ले लेते हैं स्टेटस का, और उसके अंदर हम डाल देते हैं फॉल्स, और इसको हम मैसेज रिटर्न कर देते हैं। मैसेज में हम कह देते हैं कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, और दूसरे पैरामीटर में इसको हम पास करते हैं स्टेटस के, इसका स्टेटस जो तुमने भेजना है वो क्या भेजना है। हमारे पास 300, 400, 500 के एरर्स होते हैं, तो हम इसको 400 वाला भेजेंगे, 409। इस स्टेटस का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। यानी कि ये जब स्टेटस आया आपके पास किसी रिस्पॉन्स के अंदर, इसका मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट आ गई आपके पास। तो अभी हम इसको कॉन्फ्लिक्ट ही कंसीडर कर रहे हैं कि जो यूज़र आपने भेजा है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ यूज़र को इंटीमेट करने के लिए कि स्टेटस सक्सेस का नहीं आया है, तो कोई ना कोई स्टेटस हमने भेज दिया, हमने 40 का भेज दिया, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। नेक्स्ट रिस्पॉन्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है। और अच्छा, अब यहाँ से निकल गया, अगर ये इसका मतलब है यहाँ से अगर निकल गया तो ये यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसके बाद क्या करो कि इस यूज़र को ऐड कर दो, कहाँ पे, एरे के अंदर। तो यूज़र इन्फो डॉट पुश, और इसके अंदर जो है ये जो भी यूज़र आया है वहाँ से, यानी कि बॉडी जो आई है उसको हमने उस एरे के अंदर पास सेव कर लिया। अच्छा, इसके अंदर चलें, ठीक है। और यहाँ से इसको हमने रिटर्न करवा दिया नेक्स्ट रिस्पॉन्स, और इसके अंदर हमने डाल दिया डॉट जेसन,
और इसमें हमने अब इसका स्टेटस हमने कर दिया ट्रू और मैसेज दे दिया कि साइन अप सक्सेसफुली और इसका हमने स्टेटस भेज दिया 200 क्योंकि ये हमारी रिक्वेस्ट सक्सेस हो गई। अच्छा, अगर यहाँ से मैं 200 ना भी भेजूँ तो डिफ़ॉल्ट में 200 ही जा रहा होगा, लेकिन एज प्रैक्टिस है तो मैं यहाँ से भेज रहा हूँ। ठीक है, साइन अप की स्पेलिंग गलत हो गई, जी हाँ, ये हमारा बन गया। अच्छा, इसमें से ये क्या है, यूज़ नहीं हुआ, हटा दो, चलो हटा दो। तो ये बन गया हमारा साइन अप का और इसी तरह से हम बना लेते हैं अपना साइन इन का राउट। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ पूरा route.tsx। ठीक है, यहाँ पर आके हमने ये चीज़ चाहिए, हमें ये चाहिए यूज़र इन्फो हमें चाहिए क्योंकि हम लॉगिन करवा रहे हैं तो हम चेक करेंगे इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, और हमें पोस्ट की रिक्वेस्ट चाहिए क्योंकि जब हम लॉगिन करेंगे तो वहाँ से डाटा सेंड करेंगे तो पोस्ट का ही डाटा होगा। अच्छा, उसके अंदर आ गया बॉडी, अच्छा ईमेल आएगी और पासवर्ड आएगा वहाँ से हमारे पास। साइन इन करते हुए दो चीज़ें आएंगी ना, जब हम साइन अप कर रहे थे तो हम नेम भी ले रहे थे रजिस्ट्रेशन के लिए, अब हम उससे लॉगिन करवा रहे हैं तो लॉगिन करवाते हम दो चीज़ें लेते हैं, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। तो ये हमने इसमें ले लिया ईमेल एड्रेस और पासवर्ड और फिर एग्जिस्टिंग हमने चेक किया ईमेल एड्रेस के अगेंस्ट में, तो हमें यहाँ से मिल गया एग्जिस्टिंग यूज़र। ये हटा देता हूँ यहाँ से, बल्कि इसको मैं चेंज कर दूँ, मैं नॉट एग्जिस्टिंग, यानी कि अब जो मैंने ईमेल सबसे पहले मैंने क्या किया, लॉगिन करवा रहा हूँ ना, अब मैं लॉगिन करवाते वक्त ईमेल ले रहा हूँ तो मैं ये चेक कर रहा हूँ कि क्या ये ईमेल एग्जिस्ट करती है मेरे पास, यानी कि जब हमने उसको रजिस्टर किया था, रजिस्टर करता तो उससे मैंने डाटा लिया था जिसमें उससे मैंने ईमेल एड्रेस ली थी। अब मैं उसको ऑथेंटिकेट कर रहा हूँ, तो ऑथेंटिकेट से मैं चेक कर रहा हूँ कि जो ईमेल एड्रेस ये मुझे प्रोवाइड कर रहा है कि ये वही ईमेल एड्रेस है जो इसने मुझे रजिस्ट्रेशन के वक्त दी थी। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने वही चेक किया है कि ये मेरे पास यूज़र की इन्फो ऑलरेडी एग्जिस्ट थी, उसके अंदर जो ईमेल एड्रेस थी वो ईमेल एड्रेस उस ईमेल एड्रेस से मैच कर रही है जो इसने मुझे अब भेज रहा है लॉगिन करते वक्त। तो एग्जिस्टिंग यूज़र मैं चेक करूँगा, अगर मैच करेगी तो इसके अंदर कोई यूज़र आ जाएगा, मैच नहीं करेगी तो इसके अंदर अनआइडेंटिफाइड आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि अगर यूज़र पहले हम चेक कर रहे थे कि एग्जिस्ट कर रहा है, अब मैं चेक कर रहा हूँ कि नहीं एग्जिस्ट कर रहा, यानी कि इस ईमेल एड्रेस के अंदर अगर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ से उसको हम एरर रिटर्न कर देंगे फॉल्स और क्या देंगे यूज़र नॉट एग्जिस्ट। ओके, और इसको हम क्या कर देंगे 404 कर देते हैं। 404 का स्टेटस होता है नॉट फाउंड। ठीक है, आप बहुत ही फेमस किस्म का एरर है ना, ये तो आपने देखा ही होगा, इसमें डायनासोर आ जाता है जिसके ऊपर। अच्छा, ये वाले मैसेजेस आप कि अपने ऊपर होता है, जो भी आप रखना चाहें। अब तो जीपीटी आ गया, उससे अच्छे आप मैसेज जनरेट करवा सकते हैं और वो यहाँ पर डालते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम यहाँ पर आए और मुझे मिल गया कि हाँ ठीक है, ये इस ईमेल एड्रेस के अगेंस्ट में मुझे यूज़र तो मिल गया कि यूज़र एग्जिस्ट करता है। अब क्या करूँगा, इसको मैं ऑथराइज कर दूँ, पासवर्ड चेक करेंगे। हम उससे दो चीज़ें दी थी ना, ईमेल एड्रेस ने पासवर्ड भी तो लिया था, हो सकता है उसने ईमेल एड्रेस सही दिया लेकिन पासवर्ड सही ना दिया हो, तो हमने ईमेल से तो देख लिया कि डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है, उस ईमेल से हमारे पास पूरा ऑब्जेक्ट भी आ गया, उस ऑब्जेक्ट के अंदर उसका ये जो एग्जिस्टिंग यूज़र का ऑब्जेक्ट आया है इसके अंदर उसका पासवर्ड भी है। तो इस पासवर्ड को हम चेक करते हैं जो पासवर्ड उसने प्रोवाइड किया है, अगर ये दोनों मैच करते हैं तो इसका मतलब है इसको ऑथराइज कर देंगे, इसका ईमेल भी एग्जिस्ट करता है और पासवर्ड भी मैच हो गया है। और अगर इन दोनों में कोई एक भी चीज़ फेलियर होती है तो हम उसको एरर रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कहा कि इफ एग्जिस्टिंग यूज़र डॉट पासवर्ड नॉट इक्वल टू पासवर्ड जो वहाँ से आया है हमारे पास, तो यहाँ से फिर मैंने इसको यही वाला कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इसको अब मैसेज चेंज कर देते हैं कि पासवर्ड इज इनकरेक्ट कर देंगे। ठीक है, अच्छा ओके, तो इसके बाद अगर ये दोनों चेक इसने पास कर लिए हैं, यहाँ से क्रॉस हो गया है,
तो जस्ट इसको क्या करो कि ट्रू का करो और लिख दो कि लॉग इन सक्सेसफुली या साइन इन लॉग सक्सेसफुली, ठीक है, जस्ट वन इट। तो ये दो एंड पॉइंट हमारे पास हमारे रेडी हो गए। अब आप चाहें तो इनको चेक भी कर सकते हैं। चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक मिनट पहले हमारा प्रोजेक्ट हो रहा है, ठीक है। क्या करते हैं चेक करने के लिए अपने एंड पॉइंट्स को हम किस तरह से वेरीफाई करें, थंडर क्लाइंट, ठीक है। हम चलते हैं थंडर क्लाइंट पे और यहाँ पे जाके हम एक नई रिक्वेस्ट बनाते हैं और इसके अंदर हम पोस्ट करते हैं डाटा। किसके अंदर, सबसे पहले साइन अप पे करते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, चल ठीक है, कुछ नहीं, HTTP लोकल होस्ट API साइन अप नहीं है, साइन अप, ठीक है। और इसके अंदर हम आएंगे हेडर्स में, नहीं बॉडी में आएंगे और बॉडी में आके हम इसको जो डाटा सेंड करेंगे, क्या सेंड करेंगे हम इसको, ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, नेम, और नेम के अंदर मैं देता हूँ, आपका क्या नाम है, आप सबूर, ठीक है। और इसमें ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ मैं, sabur@gmail.com। और तीसरी चीज़ क्या थी, पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड में डाल देता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 और इसको हम भेज देते हैं अपने एंड पॉइंट पे। 405 मेथड नॉट अलाउड, क्यों, पोस्ट है, साइन अप है, ठीक है जी, अच्छा नाम से मेथड नॉट अलाउड का मतलब ये होता है कि आप जो यहाँ से डाटा सेंड कर रहे हैं ये पोस्ट पे नहीं जा रहा। तो हम देखते हैं कि हमारा जो एंड पॉइंट था साइन इन और साइन अप, पोस्ट ही है। मेथड नॉट अलाउड, साइन अप API जी, अच्छा चलो चेक कर लेते हैं। नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता कि एसएक्स तो एक्सटेंशन है, वो कंपोनेंट बनता है। देखें route.ts, राउट जब आ गया ना तो राउट का मतलब है, अच्छा हाँ मैंने डाटा गलत भेजा था बेसिकली यहाँ से, नहीं इससे भी नहीं हो रहा। नेम, ईमेल, पासवर्ड, सबूत, ये जो कह रहे हैं ना मेथड नॉट अलाउड, इसका मतलब ये है कि आप, अच्छा एक काम करते हैं यहाँ पे पोस्ट, अच्छा नहीं पोस्ट ही रखते हैं इसको, यहाँ से अगर डिफ़ॉल्ट हटा दूँ शायद, ठीक है। डिफ़ॉल्ट की वजह से कर रहा था आपके राउट्स होते हैं उसमें डिफ़ॉल्ट नहीं होता, मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लगा देता इसलिए यहाँ पर एरर दे रहा था। और एक काम करते हैं कि जो हमारा लॉगिन वाला है ना उसको हम TSX साइन देते हैं और उसको वेरीफाई करते हैं। आपकी बात तो पता चल जाएगा TSX में भी चलता है या नहीं चलता, हो सकता है शायद मैं गलत कह रहा हूँ, वेरीफाई कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमने डाटा भेजा और यहाँ पे हमारे पास जो रिस्पॉन्स आया है ट्रू, साइन अप सक्सेसफुली। अच्छा दोबारा भेजते हैं ये डाटा, तो देखिए इसे कह दिया यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, क्योंकि अभी हमने ऐड कर ना तो वो कह रहा है। अच्छा एक काम करते हैं हम अब साइन इन वाला भी चेक कर लेते हैं। न्यू रिक्वेस्ट की, मैंने कहा पोस्ट और इसके ऊपर मैंने कहा HTTP लॉगिन साइन इन, पोस्ट है और बॉडी के अंदर हमने क्या पास करना है इसमें, ईमेल और पासवर्ड। ईमेल मैंने दे दी इसको bilalmk@gmail.com और पहले सही जगह भेजते हैं फिर गलत भेज के देखेंगे। पासवर्ड मैंने दिया 1 2 3 4 5 6, इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है चल गया ये भी इस पे, इसका मतलब है दोनों पे चल जाता है। एक्सटेंशन TSX, TS या JS कुछ भी हो सकती है। लॉगिन सक्सेसफुली दे दिया इसने
अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले ईमेल एड्रेस अलग कर देता हूँ, 1 2 डाल देता हूँ यहाँ पे मैं। तो यूज़र नॉट एक्सेस दे दिया सर, क्योंकि इसको ये ईमेल एड्रेस नहीं मिला। ईमेल एड्रेस था बिलाल एम के, और दूसरा हम इसको पासवर्ड अलग दे देते हैं, पासवर्ड इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे APIs के एंड पॉइंट सही काम कर रहे हैं, और इसको हम यहाँ बंद कर देते हैं APIs के एंड पॉइंट को। और अब हम आते हैं अपने फ्रंट एंड के ऊपर, और वहाँ से हम डाटा सेंड करेंगे अपने APIs के एंड पॉइंट को। ठीक है, तो हम आते हैं सबसे पहले APIs को बंद किया हमने, पेजेस के अंदर, ऑथ के अंदर, साइन अप पे, और यहाँ पे आके हम साइन अप का प्रोसेस करते हैं अपना। अच्छा, सिंपल से फॉर्म बना हुआ है, कुछ नहीं है इसके अंदर, 3 फील्ड हैं। अब इन 3 फील्ड का डाटा मैंने लेना है और भेजना है अपने सर्वर को। क्या प्रोसेस होंगे, क्या स्टेप्स होंगे प्रोसेस के, ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दोबारा करेंगे, तो इसलिए ये स्टेप्स तो आपको पता होना चाहिए कि क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे अब इसके अंदर। कौन बताएगा? क्या जो फॉर्म से डाटा आ रहा है वो डाटा कलेक्ट करेंगे। वो डाटा कलेक्ट करने के लिए आपकी जो अप्रोच है वो क्या होगी, वो लॉजिक क्या होगी कि जब सबमिट पे बटन क्लिक हो तो ये फॉर्म का डाटा आपके पास आ जाए। कहाँ पे आ जाए? किसी जगह पे आ जाए, वो कलेक्ट करें और आप API को पास कर दें। अच्छा, API को भेजने के लिए क्या मेथड यूज करते हैं? API को डाटा भेजने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट का? हाँ, नहीं, पोस्ट तो करते हैं, फैच यूज करते हैं ना। तो इसका मतलब है आप फैच यूज करेंगे, उसके अंदर जो मेथड होगा वो पोस्ट का मेथड होगा, आप फैच यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा, फैच यूज करने से पहले डाटा कलेक्ट करेंगे। जो फॉर्म में डाटा आ रहा है वो डाटा कलेक्ट करने के लिए आपके पास क्या होती है, एक अप्रोच ही होती है ना कि आप इस कंपोनेंट को कर देंगे क्लाइंट साइड कंपोनेंट, फिर आप इस पे लगाएंगे ऑन क्लिक का हैंडलर। उस ऑन क्लिक के हैंडलर जब फायर होगा तो वहाँ पे आप फॉर्म का डाटा कलेक्ट करेंगे, और उस फॉर्म के डाटा को आप स्टेट में सेव करेंगे, उस स्टेट से डाटा निकालेंगे और निकाल के फैच करवा देंगे। ये सिंपल सा प्रोसेस होगा जो हम ऑलरेडी पहले कर भी चुके हैं। लेकिन अभी हम इस पे नहीं जा रहे हैं, हम एक दूसरी अप्रोच यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक नई चीज़ लर्न करनी है ना। हम जा रहे हैं सर्वर एक्शंस के ऊपर। ठीक है, हम क्लाइंट साइड अप्रोच पे नहीं जा रहे हैं, हम सर्वर साइड अप्रोच पे जा रहे हैं। डाटा को प्रोसेस करने के लिए, डाटा सेंड करने के लिए हम यूज करेंगे सर्वर एक्शंस। सर्वर एक्शंस क्या होते हैं, थोड़ी सी इसकी थ्योरी देख लेते हैं, बल्कि एक काम करते हैं, पहले हम कोड करते हैं फिर सर्वर एक्शंस देखेंगे। अच्छा, मैं क्या किया, ये फॉर्म है। बेसिक HTML कितने लोगों को याद है? याद है? बेसिक HTML के अंदर जो फॉर्म का टैग होता है, इस टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है जो हम डाटा सेंड करने के लिए यूज करते हैं। वो एट्रीब्यूट क्या होता है जी? एक्शन। ठीक है, फॉर्म का 3 एट्रीब्यूट होते हैं, एक एक्शन होता है, उसके अलावा क्या होता है, मेथड होता है कि ये मेथड गेट का यूज करना है या पोस्ट का यूज करना है, और एक एट्रीब्यूट और होता है, कोई वो याद नहीं है मुझे। हमारे इंपॉर्टेंट जो है वो एक्शन का है, तो मैं इसके अंदर लिखता हूँ एक्शन, और इस एक्शन के ऊपर मैं लिख देता हूँ हैंडल सबमिट फॉर्म। ठीक है, यानी कि मैंने कहा कि जब मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूं तो ये फॉर्म जो है इस फंक्शन को कॉल करे। ठीक है, डाटा सेंड करने के लिए इस फंक्शन को कॉल करे। ये फंक्शन हम बना देते हैं यहाँ पे, और फंक्शन बनाने के बाद पता है कि आप क्या करते हैं, हैंडल जो भी फंक्शन का नाम है कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और इसको एसिंग कर लें, और इसके अंदर हम जो है वो डाटा। अच्छा, अब ये क्या होगा, जिस वक्त इस फॉर्म पे ये ना यहाँ पे साइन अप पे क्लिक होगा तो ये क्या करेगा, इस एक्शन को कॉल करेगा, और इस एक्शन के अंदर ये फंक्शन कॉल करेगा। ठीक है, अच्छा,
अब ये कॉल करके क्या करेगा, सिंपल कॉल करने का फ़ायदा है ना, कॉल करने का मतलब करने की बात यह है कि इसके अंदर जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके अपने इनपुट्स नेम, पासवर्ड और ईमेल, ये तीनों, इन तीनों की वैल्यू इस फॉर्म को हमने पास करके उसमें रिसीव करनी है। तो पास करने के लिए इसका एक होता है क्या कहते हैं, पैरामीटर, आर्गुमेंट, ठीक है। तो हम एक कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, मैंने लिखा फॉर्म डाटा का एक वेरिएबल ले लिया कि इसके अंदर आया फॉर्म का डाटा, और इसकी डाटा मैंने डिफाइन कर दी फॉर्म डाटा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, कॉन्स्ट, सबसे पहले नेम आ रहा है, नेम इक्वल टू इस फॉर्म डाटा में से डाटा निकालने के लिए आपको इसकी एक मेथड होता है, तो सॉरी, फॉर्म डाटा डॉट गेट, ठीक है। और इसकी सबसे पहली वैल्यू है नेम, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। और एक काम कर लेते हैं, इसको हम बना लेते हैं एक फील्ड्स की एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और इसके अंदर रख लेते हैं नेम में नेम, ईमेल में ईमेल और पासवर्ड में पासवर्ड, ठीक है। और एक काम करते हैं कि इसको हम कंसोल करवा के देख लेते हैं कि हमारा ये काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा। कंसोल डॉट लॉग और फील्ड्स, ठीक है। कंसोल की स्पेलिंग गलत हो गई, राइट। अच्छा, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये मुझे एक एरर देगा, वो एरर क्या होगा उसको हम देखते हैं अभी। पहले इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, यहाँ आती एरर दिया इसने कह दिया फंक्शन कैन नॉट बी पास डायरेक्टली टू क्लाइंट कंपोनेंट अनलेस explicitly exposed by marking it with use server, ठीक है। ये कह रहा है कि भाई आप जो ये काम कर रहे हो ना, यहाँ से एक्शन हैंडल करके जो इसको डेटा पास कर रहे हो, ये आप ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि रीज़न क्या है कि ये कह रहा है इसको क्लाइंट कंपोनेंट। इसको क्लाइंट कंपोनेंट क्यों कह रहा है, ये आपने तो इसके अंदर यूज क्लाइंट नहीं लिखा हुआ, और आपको पता है कि क्लाइंट कंपोनेंट जब बनता है जब यूज क्लाइंट लिखा है, वो ना डिफॉल्ट में तो सर्वर कंपोनेंट होता है। लेकिन इसको ये कह रहा है यहाँ पे क्लाइंट कंपोनेंट, क्लाइंट कंपोनेंट्स, ये बेसिकली इसको क्लाइंट कंपोनेंट्स नहीं कह रहा, ये कह रहा है कि आप ये काम क्लाइंट कंपोनेंट्स में नहीं कर सकते। इसको ये क्लाइंट कंपोनेंट कंसीडर कर रहा है। क्यों कंसीडर कर रहा है, जो कोड आपने लिखा है उस कोड को देखते हुए इसको कंसीडर कर रहा है कि ये आपने शायद क्लाइंट कंपोनेंट बनाया हुआ है, तो वो कह रहा है कि आप ये नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि देखें, ये जो फंक्शन है साइन अप का कंपोनेंट है, ये रेंडर तो सर्वर पे होगा, आपको HTML दे देगा। अब HTML देने के बाद आप एक्शन क्लिक करके जो पास कर रहे हो वो क्लाइंट साइड पे कर रहे हो ना, तो वो ये कह रहा है कि आप ये नहीं कर सकते। इसके लिए आपको कह रहा है कि यूज सर्वर यूज करो। यूज सर्वर हमने देखा कि यूज क्लाइंट तो हम करते हैं कंपोनेंट को क्लाइंट साइड बनाने के लिए, यूज सर्वर हम यूज करते हैं किसी फंक्शन के अंदर। अच्छा, अभी ये बताएं, ये फंक्शन जो है ये बना हुआ है आपके पास इस कोड में, ये कहाँ एग्जीक्यूट हो रहा है अभी, क्लाइंट पे या सर्वर पे? क्लाइंट पे, ठीक है ना। अभी ये क्लाइंट पे एग्जीक्यूट हो रहा है। मैं ये चाह रहा हूँ कि क्लाइंट पे एग्जीक्यूट ना हो, ये सर्वर पे एग्जीक्यूट हो जाए, क्योंकि मुझे ये डाटा चाहिए सर्वर पे चाहिए ना। मैं ये चाह रहा हूँ ये डाटा सर्वर पे, ये फंक्शन क्लाइंट पे एग्जीक्यूट ना हो, बल्कि ये फंक्शन सर्वर पे एग्जीक्यूट हो, ठीक है। तो इसके लिए नेक्स्ट.js ने हमें सर्वर एक्शंस का कॉन्सेप्ट दिया है। सर्वर एक्शंस ऐसे फंक्शनैलिटी होती है जो सर्वर पे रन होती है, ठीक है। आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाएं, यहाँ पे नेक्स्ट और .js, और यहाँ पे आप लिखेंगे अगर सर्वर एक्शंस, ये देखें, तो यहाँ पे इसने लिखा हुआ है सबसे पहले कि सर्वर एक्शंस आर एचटीएमएल फंक्शन दैट आर एग्जीक्यूटेड ऑन सर्वर, ठीक है। यानी कि सर्वर एक्शन ऐसे सर्वर होते हैं जो कि ऐसे फंक्शन होते हैं जो सर्वर पे एग्जीक्यूट होते हैं। तो ये कह रहा है कि आपने अगर ये काम करना है ना, तो आपने इस फंक्शन को सर्वर फंक्शन बनाना होगा। अब ये क्लाइंट फंक्शन है,
तो क्लाइंट सर्वर फंक्शन बनाने के लिए हम कुछ नहीं करते, जस्ट हमारे पास जो है वो एक यहाँ पे होता है, हम इसको यूज सर्वर लिख दें फंक्शन के अंदर। तो अब नेक्स्ट.js क्या करता है कि इस फंक्शन को वो कहता है कि ये सर्वर एक्शन है, इसको सर्वर पे रन करना है। देखते हैं हमारा एरर रिजॉल्व हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, रिजॉल्व हो गया, यानी कि हमारे कोड में जो उसको मिल रहा था उसने उसको रिजॉल्व कर दिया। अब हम देखते हैं ये डाटा हम यहाँ से भेजते हैं। अच्छा, अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ डाटा भेजा है और रिसीव करके कंसोल किया है, हमने API कॉल नहीं की। ठीक है, मैं इसको साइन अप पे क्लिक करता हूँ। अब आपका मैंने console.log करवाया। दो तरह के कंसोल होते हैं, एक ब्राउज़र का कंसोल होता है और एक वो CMD वाला कंसोल होता है। क्या फ़र्क होता है दोनों में जी? एक तो ये कंसोल है ना, ये ब्राउज़र का कंसोल है, और एक कंसोल ये वाला है। ठीक है, दोनों में क्या फ़र्क है? ये सर्वर का कंसोल है और ये क्लाइंट का कंसोल है। अब मैं ये से डेटा जब सबमिट करता हूँ, मैंने console.log करवाया हुआ है। अब मुझे लॉजिकली बताएं कि ये जो console.log है ये कहाँ पे आएगा, ब्राउज़र में आएगा या कमांड प्रॉम्प्ट पे आएगा? कमांड प्रॉम्प्ट पे आएगा, क्योंकि हमने उस फंक्शन को सर्वर एक्शन कर दिया है। अब वो सर्वर पे रन हो रहा है, तो उसका जो भी कंसोल होगा वो सर्वर वाले कंसोल पर आएगा, क्लाइंट वाले कंसोल पे नहीं आएगा। मैंने कहा साइन अप, और साइन अप पे जाके हम चेक करते हैं तो ये देखिए ये इसका कंसोल आ गया है। यहाँ पे जो डाटा हमने फॉर्म से पास किया था क्लाइंट साइड से, उस सर्वर पे चला गया है। ठीक है, इतना काम तो हमारा हो गया कि हमने डाटा उठाया और सर्वर पे सेंड कर दिया। ठीक है, अब हमने करना क्या है, अब इसमें एक प्रॉब्लम आएगी। वो क्या होगी, एक लॉजिकल प्रॉब्लम है कि डाटा सर्वर पे चला गया है, क्लाइंट से रिक्वेस्ट सर्वर पे चली गई है। अब इसके बाद एक लॉजिकल इशू आ गया है, वो किसी को अगर पता है तो बताएं कि क्या हो सकती है। अभी जो है आपका सर्वर और आपका क्लाइंट आपकी मशीन पर ही है। ठीक है, तो अभी तो आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही, मतलब आपको एक ही जगह रन हो रहा ना। अब आप इसको सपोज करें कि आपने ये प्रोजेक्ट लाइव कर दिया। ठीक है, ये प्रोजेक्ट लाइव है आपका। ये फॉर्म अब आपका कोई भी क्लाइंट कहीं भी खोल सकता है, किसी भी ब्राउज़र के ऊपर। ठीक है, और आपका जो ये कोड है जो आपके पैरामीटर को रिसीव करके console.log कर रहा है, ये पड़ा हुआ है किसी सर्वर के ऊपर, वर्सल पे डिप्लॉय हुआ हुआ है, कहीं भी किसी भी जगह पे। अब क्लाइंट आपका कहीं और है, सर्वर कहीं और है। यहाँ से क्या हुआ, क्लाइंट ने डाटा फॉर्म का फिल किया और भर के भेज दिया सर्वर पे। डाटा सर्वर के पास चला गया, उसने रिसीव कर लिया। अब प्रॉब्लम यह है कि सर्वर डाटा वापस क्लाइंट को कैसे भेजेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो ये एक तरह से आप समझ लें डिस्ट्रीब्यूटेड साइकिल होती है। मतलब सर्वर जो होता है वो क्लाइंट से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, बहुत सारा से रिसीव कर रहा है, लेकिन उसको अब वो डाटा रिसीव कर लिया ना, अब उसके पास प्रॉब्लम ये है कि वो भूल गया कि ये डाटा आया कहाँ से था मेरा, मुझे रिस्पॉन्स किसको वापस करना है, उसको ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। भाई 5 क्लाइंट ने एक्सेस किया हुआ, उन्होंने डाटा अपना सबमिट कर दिया, उन्होंने डाटा रिसीव तो कर लिया, रिसीव करके वो प्रोसेस कर देगा, डेटाबेस पे डाल देगा। लेकिन अब आपने वापस क्लाइंट को रिस्पॉन्स भिजवाने के लिए डाटा मिल गया है, तो अब कौन से रिस्पॉन्स, कौन से क्लाइंट को डाटा भेजूँ, उसको पता ही नहीं है, क्योंकि वो तो ख़त्म हो गई, उसने रिसीव किया रिक्वेस्ट और ख़त्म कर दिया उसने। तो इसका मतलब है कि हमें अब एक लिंक क्रिएट करना है, जो रिक्वेस्ट हमारी जा रही है और सर्वर पे, ताकि सर्वर हमें डाटा वापस भेज सके। ठीक है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा काम करना होगा। अच्छा, ये मैं डायरेक्ट कर सकता था, यहाँ पे API कॉल करता और API से डाटा करके कर देता। ये सर्वर एक्शंस मैंने दरम्यान में खुद डाल दिए हैं, ताकि आपके पास एक टॉपिक भी कवर हो जाए सर्वर एक्शंस का। ठीक है, वरना बहुत आसान था, इसको हम इस तरह करते हैं, यहीं पर API कॉल करते और डाटा आपको करके दिखा देता। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लें, ये बहुत काम आता है ये वाला। मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ कि इसको मैंने कॉपी किया और मैं आया यहाँ पे, और यहाँ पे आके मैंने एक फोल्डर बना लिया एक्शंस का।
ठीक है। और इसके अंदर मैंने डाल दिया साइन अप एक्शन डॉट TSX और इसको मैंने, ठीक है, ये हो गया कॉस्ट और यहाँ से इसको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हैंडल सबमिट फंक्शन, ठीक है। और जब इस फंक्शन को जब मैंने कोड के अंदर लिखा हुआ था, यानी क्लाइंट साइड वाले कंपोनेंट में लिखा हुआ था, तो फंक्शन के अंदर ही मैं यूज सर्वर कर रहा था। अब मैंने क्या किया, मैंने एक अलग फाइल बना दी, ठीक है। तो इसके लिए जब अलग फाइल बनाए तो फिर क्या करते हैं, जस्ट हमें अंदर लिखने के बजाय हम ये करते हैं कि इसके टॉप पे ही लिख देते हैं एक यूज सर्वर। अब इसका मतलब होगा इस फाइल के अंदर जितने फंक्शन मैं लिखूंगा वो सारे के सारे सर्वर एक्शन होंगे। मैंने एक एक डिफाइन कर दिया, बजाय हर फंक्शन के अंदर अलग अलग जगह लिखा, मैंने टॉप पे लिख दिया उसके, क्योंकि ये फाइल जो है इसके अंदर मैंने सिर्फ सर्वर एक्शंस रखने हैं, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ से इसको मैंने हटा दिया और इसने मुझे कहा इसको नहीं मिल रहा, तो हमने यहाँ पे किया, इसको इंपोर्ट कर लिया और अब देखते हैं कि हमारा कोड चल रहा है। साइन अप किया, ठीक है, आ गया। इसका मतलब हुआ कि कोड एज इट इज चल रहा है, हमने सिर्फ कोड को अलग रख दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस कंपोनेंट में साइन अप के जो क्लाइंट से एग्जीक्यूट हो रहा है और सर्वर पे डाटा जा रहा है, अब वहाँ पे सर्वर डाटा दोबारा क्लाइंट को भेजेगा, हमें इसके लिए एक लिंक बनाना होगा। उसके लिए नेक्स्ट ये कहता है कि आप जो है ये कंपोनेंट है, इसको आप क्लाइंट कंपोनेंट करते हैं, जो आपका क्लाइंट पे एग्जीक्यूट हो रहा है फॉर्म का कंपोनेंट, उसको क्लाइंट कंपोनेंट करते हैं और इसके अंदर एक स्टेट लेना है, इंपोर्ट यूज फॉर्म स्टेट, ठीक है। और इस स्टेट के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, क्या होता है, आप जैसे यूज स्टेट करते थे, देखें जो भी आप स्टेट, जो भी हुक यूज कर रहे हैं उस हुक की अपने कुछ फंक्शनलिटी, कुछ तरीका होता है लिखने का। यूज स्टेट यूज करते थे, उसके अंदर एरे के अंदर दो पैरामीटर होते थे, पहले में क्या होता है वेरिएबल और दूसरे में फंक्शन। वो फंक्शन यूज करते हुए आप स्टेट सेट करते हैं उस वेरिएबल की, ये यूज स्टेट होती है। अब हम कर रहे हैं यूज फॉर्म, ठीक है। यूज फॉर्म के अंदर क्या होता है कि इसमें पहला होता है फॉर्म स्टेट कर लेते हैं इसको, और दूसरी इसके अंदर होती है फॉर्म एक्शन, कि ये फॉर्म क्या एक्शन परफॉर्म करेगा, और इसको हम ले लेते हैं यूज फॉर्म स्टेट। और इसके भी दो पैरामीटर होते हैं, पहला पैरामीटर होता है वो फंक्शन जो सर्वर पे एग्जीक्यूट हो रहा है, और दूसरा होता है इसकी कोई इनिशियल वैल्यू। मैंने इसको कर दिया फिलहाल अनडिफाइंड। अच्छा, फॉर्म डिक्लेयर्ड नेवर यूज। अच्छा, अब एक चेंज करना होगा, अब ये करना होगा कि अब हम क्या कर रहे हैं, हमने स्टेट यूज कर ली कनेक्शन बनाने के लिए ना। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो फॉर्म, जो सर्वर एक्शन था उसको हम डायरेक्ट एक्शन में नहीं दे रहे, बल्कि उसको हम स्टेट के अंदर डाल रहे हैं फॉर्म एक्शन की, और इस स्टेट को हम यूज कर रहे हैं फॉर्म सबमिट करते वक्त, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये वाला फंक्शन सर्वर पे एग्जीक्यूट होगा और जो ये डाटा रिटर्न करेगा वो डाटा आपकी फॉर्म स्टेट के अंदर आ जाएगा। डाटा रिटर्न करने का मतलब ये है कि वहाँ से जो भी चीज़ ये यहाँ पे सर्वर पे एग्जीक्यूट हुआ और यहाँ से मैं जो भी रिटर्न करूँगा वो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास यहाँ इस फॉर्म स्टेट के अंदर। तो अब आपका लिंक बन गया क्लाइंट और सर्वर में। क्लाइंट से डाटा जा रहा है सर्वर पे प्रोसेस हो रहा है, सर्वर वापस रिटर्न कर रहा है, क्लाइंट के अंदर वो स्टेट में आके सेव हो रहा है, यहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी हम देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पे मैंने कहा जस्ट कुछ नहीं किया मैंने यहाँ से। अच्छा, इसमें थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा इस फंक्शन के अंदर, क्योंकि हमने इसको अब वहाँ पे स्टेट के थ्रू कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक पैरामीटर और ऐड हो जाएगा प्रीवियस स्टेट का, और इसको डाटा एनी कर देते हैं, ठीक है। और अब हम यहाँ से इसको पास करेंगे, मैंने कहा रिटर्न, और रिटर्न में फिलहाल मैं एक स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, कोई भी देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं करता। हेलो वर्ल्ड, या सक्सेस का डाटा रिसीव कर देते हैं, डाटा रिसीव्ड, ठीक है।
और इस फॉर्म एक्शन को मैं काम करता हूँ कि यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं। फॉर्म एक्शन इक्वल्स टू ई और इसकी जो भी वैल्यू है वो प्रिंट कर दो फॉर्म स्टेट को। अब देखते हैं क्या होता है हमारे पास। मैं आया यहाँ पे, ये देखो मैंने क्या किया, ये डाटा यहाँ से भेजा, ये डाटा गया सर्वर पे। अभी मैंने कोई प्रोसेस की नहीं की सर्वर के ऊपर, जस्ट मैंने क्या किया, डाटा रिसीव किया और यहाँ से रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया और वो रिस्पॉन्स जो भी आया है वो मैंने यहाँ पे नीचे प्रिंट करवा दिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब मैंने साइन अप पर क्लिक किया, ये प्रोसेस गया, इसने सर्वर एक्शन कॉल किया, डाटा सर्वर को भेजा, सर्वर ने डाटा प्रोसेस किया, वहाँ से रिस्पॉन्स रिटर्न किया और जो भी रिस्पॉन्स आया वो मेरे पास फॉर्म में रिसीव हो गया, डाटा रिसीव। तो अब आपका कनेक्शन बन गया क्लाइंट में और सर्वर में। क्लाइंट डाटा भेज भी रहा है, सर्वर प्रोसेस भी हो रहा है और सर्वर जो रिस्पॉन्स दे रहा है वो क्लाइंट के पास आ रहा है। ये पूरा एक तरह में लिंक आपका क्रिएट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि टाइम थोड़ा कम है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, अब नेक्स्ट स्टेप ये करेंगे कि बस ये डाटा लेते हैं, एपीआई कॉल करते हैं और एपीआई से जो रिस्पॉन्स आता है वो हम रिटर्न करवा देते हैं, साइन करते हैं अपना, ठीक है। तो ये काम करते हैं, उसके बाद फिर ब्रेक लेंगे, फिर साइन इन वाला और ऑथराइजेशन वाला प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डाटा रिसीव कर लिया और रिसीव करने के बाद हमें डाटा सर्वर पे अब ये आ गया ना। अब ये डाटा हमने भेजना है अपनी एपीआई को। तो ये प्रोसेस तो बहुत सिंपल सा है, सब लोगों को पता है किस तरह से करते हैं। कांस्टेंट रिस्पॉन्स अवेट फैच HTTP लोकल होस्ट 3000/API/ साइन अप, ठीक है। अच्छा, ये तो एक करेगा कि इस एंड पॉइंट को कॉल कर लिया। इसके बाद फिर इसका सेकंड पैरामीटर्स एक ऑब्जेक्ट लेता है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या क्या पास करते हैं, क्या पास करता है भाई। ये तो अब तक आपको रट जाने चाहिए थे, मतलब तीसरी चौथी क्लास है, हम ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। पहले हमने एपीआई जब पढ़ी जब ये यूज़ किया, फिर एपीआई बनाना सीखी तब यूज़ किया, दरमियान में भी हमने यूज़ किया है, फिर आज हम दोबारा यूज़ कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, सिंपल एक फैच का मेथड कॉल कर रहे हैं। जावास्क्रिप्ट का इसका पहला पैरामीटर होता है एंड पॉइंट और दूसरा पैरामीटर होता है ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या देते हैं, बिल्कुल हम ये बताते हैं कि जो ये फैच का मेथड है ये कौन सा एक्शन, कौन सा मेथड परफॉर्म करेगा। अगर हम कुछ नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट गेट करेगा, लेकिन हमें यहाँ पे पोस्ट करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और हम देंगे सबसे पहले मेथड दे देते हैं। मेथड हमने कहा कि पोस्ट का मेथड कॉल करो। दूसरा हमने इसको दे दिया हेडर्स और हेडर्स में हमने इसको ऑब्जेक्ट पास कर दिया। हमने कहा कंटेंट टाइप जो है इसकी वो होगी जेसन एप्लीकेशन/जेसन। और तीसरी चीज़ हमने इसको दे दी बॉडी। बॉडी में हमने कह दिया कि JSON.stringify कर दो, JSON.stringify कर दो किसको, जो भी फील्ड्स की ऑब्जेक्ट थी, जो हमने इसको पास करना है फील्ड्स का ऑब्जेक्ट, ये हमने इसको पास कर दिया, ठीक है। और हमने कॉन्स्ट रिस्पॉन्स को हमने ले लिया, डाटा कर लेते हैं इसको और अवेट response.json। और अच्छा, इससे ही पहले हमने चेक कर लिया, क्या चेक कर लेते हैं कि इफ response.ok या नॉट ओके, नॉट ओके कर लेते हैं। अगर ओके नहीं है तो क्या करो, यहाँ से हम क्या पास कर रहे हैं, स्ट्रिंग। हमने करवा दिया रिटर्न response.message, ठीक है। यानी कि ओके अगर नहीं है तो जो भी मैसेज आया वहाँ से वो रिटर्न कर दो। और अगर साइन अप हो गया है तो भी यहाँ पे क्या कर दो, रिटर्न response.message ही कर दो। सिंपल रखना है इसको, कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि हमारे पास ये चलता है या एरर आता है।
ओके, कहीं पे एरर आया है क्या? API साइन अप की API कॉल हुई, एंड पॉइंट भी कॉल हो गया, तो डाटा हमारे पास क्यों नहीं आया यहाँ पे जी? ईमेल सेम नहीं है, नहीं अच्छा ईमेल सेम है हाँ, लेकिन फिर भी मैसेज आना चाहिए ना कि वहाँ से रिस्पांस आएगा मैसेज का, और वो मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाऊँगा। तो एक काम करते हैं, हमने वहाँ से जो रिटर्न करवाया है API से, वो क्या रिटर्न करवाया है? API साइन अप राउट्स और स्टेटस मैसेज ही है। ओके, तो रिस्पांस, एक काम करते हैं, रिस्पांस चेक करते हैं कि रिस्पांस में आ क्या रहा है हमारे पास। ओके, अच्छा हमने ये किया है कि डायरेक्ट हम गलती कर रहे हैं, हमने ये करना है कि अगर रिस्पांस पहले हम क्या कर लें कि डाटा ले लें, और डाटा क्या हम कर लें, ओके, कॉस्ट डाटा इज इक्वल टू अवेट और रिस्पांस। ठीक है, जो रिस्पांस आ रहा है उसको हमने कन्वर्ट करना है जेसन के अंदर, और यहाँ से हमने पास करना है डाटा डॉट मैसेज और डाटा डॉट मैसेज। अब देखते हैं, ठीक है, देखें यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि मैंने साइन अप करते वक्त इसको जो यूज़र प्रोवाइड किया है ये मेरे पास एरे के अंदर सेव था। मैं चेंज कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ सबूर, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, और इसको ईमेल भी चेंज कर लेते हैं सबूर। ठीक है, देखें साइन अप सक्सेसफुली। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, यूज़र को आपने रिसीव कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट जो इम्पोर्टेंट है, ये हमारा रजिस्ट्रेशन का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। ठीक है, ये हम लेते हैं अभी 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर दोबारा कंटिन्यू करते हैं क्लास।